everyone, today we have Dr. Shailendra and we are going to discuss about the last month strategy to clear the FMG exam. So हम डिस्कस करेंगे कुछ और ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको हेल्पफुल रह सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र, आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये बताइए कि हाउ टू रिवाइज, जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन रहता है लोगों का. So hi everyone, I am Dr. Shailendra and I have cleared my FMG 2023. So revision बहुत ही critical होता है and last month is all about revision. So the first and golden rule that I'll give you is do not jump to other sources. जो आपने पढ़ रखा है, keep on revising that. Revising and revising to the point where you will come down to revising big subjects. जो बड़े subjects हैं जैसे medicine, surgery, वो इतना जल्दी हो जाएंगे कि you can finish them in one day. जैसे medicine एक दिन में कर लिया, surgery एक दिन में कर लिया. So this can only happen with multiple revisions when you are able to revise multiple times. So इतना revision कर देना है, इतना go through हो जाना है कि revision से कि सर्जरी, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट एक एक दिन में रिवाइज कर पाए. इसके साथ साथ अपने जो नोट्स आपने अब तक जो पढ़े हैं, स्टिक टू देम, स्टिक टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव बीन स्टडिंग अंटिल नाउ. सो स्टे फोकस्ड एंड कीप रिवाइजिंग इज द की. मुझे ये भी लगता है कि रिवीजन जो लास्ट मंथ में हम बात करते हैं ना, कि मेडिसिन जैसे और सर्जरी जैसे बहुत बड़े सब्जेक्ट्स को हम 2 दिन में कैसे कंप्लीट करें. तो इसके लिए मैंने अपने टाइम पे क्या किया था बेसिकली कि जो बहुत बड़े सब्जेक्ट्स थे मेडिसिन और सर्जरी जैसे, इनके PYQs के जो टॉपिक्स थे, मैंने उन टॉपिक्स का पर्टिकुलर एक अलग बुक बनाई थी जिसमें सिर्फ वही टॉपिक्स थे जो PYQs में पूछे गए थे. तो वो एक तरीका था जिससे मैंने अपने मेडिसिन के वास्ट नोट को बहुत कंसाइज कर लिया था और वो रिवाइजेबल बन पाए थे. आपने इसके लिए क्या किया था कि जी, मेरे पास भी एक 20th नोटबुक रेडी थी, हैंडी थी, जो मुझे पता था कि ये मेरे लास्ट मंथ में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है. सो वो नोटबुक मेरे पास भी थी, मैंने भी बनाई थी वो 20th नोटबुक. इनफैक्ट मेरे पास 21st नोटबुक भी थी. एक थी 20th नोटबुक थी PYT से कंबाइंड और 21st नोटबुक थी PYQs ही थे वहाँ पे, जहाँ पे मैं वो कीवर्ड्स लिखता था जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. सो स्पीकिंग ऑफ दैट, अगर आपके पास 20th नोटबुक अब तक थी और आपने बनाई है, वेल एंड गुड. इफ नॉट, देन यू डू नॉट नीड टू वरी. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद एक आइडिया होगा कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो टॉपिक्स तो मिस आउट करने ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हेमरेजेस आने ही आने हैं हर टाइम, वो सर्जरी में भी आ जाते हैं और इस बार इंटीग्रेटेड होके एनाटॉमी से भी आए थे. फॉर एग्जाम्पल, इस बार एक क्वेश्चन था कि टेरियन पे फ्रैक्चर, एग्जैक्टली. हाँ, वही. सो तरह के टॉपिक्स हर बार आते ही आते हैं. सो यू कैन नॉट मिस इट आउट एट एनी कॉस्ट. तो बेसिकली वही है कि रिवीजन के लिए आपको सबसे ज़्यादा कंसाइज बनानी है चीज़ों को, ताकि वो मल्टीपल टाइम रिवाइजेबल हो सके, क्योंकि लास्ट मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए. अच्छा डॉक्टर शैलेंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि इस टाइम पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें. क्वेश्चंस के लिए भी बेसिकली कि PYQs करें या फिर QBanks जो डिफरेंट कोचिंग्स मतलब उनके ऐप्स पर जो पड़ी है, क्या हमें वो सॉल्व करनी चाहिए. आपने बोला कि कंसाइज कैसे करें, कंसाइज ही PYQ से होगा. सो आपका जो लास्ट लाइन थी दैट इज रिलेटेड टू PYQs आर ऑलवेज बेटर देन द नॉर्मल QBanks, बिकॉज PYQs इज वो ज्यादा रियलिटी के साथ है, वो आ चुका है और वो ही पैटर्न सेट होता है, वही एग्जामिनर्स का लेवल है. सो PYQs ज्यादा टच डाउन टू रियलिटी है 5 years के, बी इट FMG और PG. जब आप वो कर लेंगे तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक्स मैंने मिस आउट नहीं करने और ये टॉपिक्स हैं मेरे कंसाइज नोट्स विच यू आर टॉकिंग. सो QBank पे तब जाइए जब आप PYQs सारे के सारे थॉरो हो चुके हो. इनफैक्ट मैंने PYQs कर करके अपने आप को असेस किया कि अगर मैं 60-70% PYQs ठीक कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा एक सब्जेक्ट ठीक चल रहा है. और स्पीकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेनिफिशियल नहीं होगा. जितना मुझे वीडियो लेक्चर्स देखने से ज़्यादा हेल्प उससे हुई कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था और वो गलत हो जाते थे, तो मैं उसके एनालाइज करता था कि ये गलत क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, या तो ये हाई लेवल का है या फिर मैंने इसको पढ़ा नहीं है
या फिर मैंने इसमें कोई वर्ड मिस कर दिया जिससे मैं इसको कैच नहीं कर पाया, तो मैं वो एनालिसिस करता था हर एक क्वेश्चन की और वो नोट डाउन करता था कि ये क्वेश्चन इस वर्ड से सॉल्व होता है। और मुझे ये भी लगता है कि जो क्यू बैंक्स होते हैं डिफरेंट कोचिंग्स के, तो प्री प्लैटर का जैसे क्यू बैंक की अगर बात करें तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो रियल एग्जाम से रिलेटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ बनाते हैं ये देखने के लिए कि आपने उनकी ऐप से जो पढ़ा है वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्यू बैंक सॉल्व करना इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। हाँ डेफिनेटली और वो बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत वास्ट है, अभी वो के आपको- लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली क्योंकि लास्ट ये मंथ time- स्ट्रेटेजी में दैट इज नॉट बिल्कुल बिल्कुल। और एडवाइजेबल। ये भी है कि 20th बुक की जो हम बात कर रहे हैं नोटबुक की, वो 20th नोटबुक अगर सब्जेक्ट वाइज ना बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि वो PYQ वाइज बनेगी। तो आप जो PYQ सॉल्व करेंगे तो आप PYQ की एक डिफरेंट अलग से कॉपी बना सकते हैं जिसको आप बाद में रिवाइज। सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर सपोज हमने कोई कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा है वीडियो के थ्रू, या जब हम अपना नोट्स बना रहे थे तब नहीं पढ़ा, तो हमें MCQ से PYQ से स्पेसिफिकली वही कंसेप्ट पता चलेगा कि हमें मल्टीपल टाइम क्यों पूछा गया है ये चीज़। तो हम वो कंसेप्ट अगर उस टाइम भी रिवाइज कर सकते हैं अगर हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। कई बार ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, जब मैं PYQ कर रहा था तो कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो मैंने अपने नोट टेकिंग के टाइम पे नहीं मुझे पता चले थे, जो मुझे PYQ के टाइम पे पता चले थे। मैंने वो टॉपिक शायद पढ़ा नहीं है और वो इम्पोर्टेंट है, तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स। वो आपको बताता है कि आप ये इम्पोर्टेंट है पर आप बार बार छोड़े जा रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं, एंड देन को बताता है कि आप कैसे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड आई एंड दिस थिंग विद कि आपको लास्ट मंथ के अंदर तो 200 क्वेश्चंस मिनिमम डेली के करने चाहिए, जो कि मैंने भी किया था। अब GTs लगा रहे हैं तो 1 डे GT इज इनफ, इफ नॉट देन 200 क्वेश्चंस डेली एंड प्रीफरेबली PYQs। GTs की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे हमें GTs देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट का 1 मंथ बचा है। अगर हम GTs में टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अभी तक GTs नहीं दिए हैं तो अभी आपको मैक्स टू मैक्स 1 या 2 GTs देने चाहिए बस। वो भी इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके जो 3 घंटे बैठने की, जो आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम यही डिस्कस करेंगे कि GT जो है ग्रैंड टेस्ट हमें देने चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या नहीं देने चाहिए, और अगर देने चाहिए तो हम उनको रिव्यू कैसे करना चाहिए। सो GTs का, आई एम नॉट अ फैन ऑफ GT, तो मैंने भी अपनी पूरी प्रिपरेशन में मुश्किल से 4 GTs दिए थे अपनी पूरी प्रिपरेशन में थ्रू आउट, 4 या 5। सो जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा था तब मुझे पता चला कि जितना हम सोचते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है FMG एग्जाम देते वक्त। तो उस सेंस में अगर मैं देखूं तो शायद GT कुछ बच्चों को हेल्प करेगा वो रियलिटी बताने के लिए कि इतने क्वेश्चन जब बैक टू बैक आपको आते हैं और आप प्रेशर लगाते हो तो आपका दिमाग का दही हो जाता है वहां पे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि GT वहां पे बेनिफिशियल हो सकता है मे बी, बट 90% ऑफ द GTs आर ऑफ वेरी हाई लेवल। वो वहां पे आप 130 स्कोर करने वाला 200 ले आता है। कि लास्ट वाला जो मेरा GT था वो प्रेपरेटर का था, वहां पर मेरे 140 समथिंग आए थे और मैं टॉप 10% में बिलोंग कर रहा था। तो दैट्स द रियलिटी कि 90% बच्चे 140 भी स्कोर नहीं कर पा रहे वहां पे प्री प्लैटर में अगर देखें प्रेप लैडर का लेवल। तो वही, तो GT का लेवल बहुत हाई रहता है। मैं इतना फैन नहीं हूँ GT का, बट अगर आपको 1-2 बार तो देना चाहिए, बिकॉज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 300 क्वेश्चंस बैक टू बैक फेस करने की हिम्मत है या नहीं, बिकॉज एग्जाम में तो डेफिनेटली उससे कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और मैं अपनी हर वीडियोस में ये बोलता भी हूँ कि सिर्फ पढ़ाई कर लेना इनफ नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको, क्योंकि जब हमने एग्जाम दिया था तब गर्मियों का टाइम था। और उस टाइम पे एक तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई थी लास्ट टाइम, क्योंकि नहीं हो पाती है। कितना भी आप कोशिश कर लेंगे, आप एक रात पहले अच्छे से नींद ले लेंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस रहता माइंड पे। और उस टाइम पे एक ये भी प्रॉब्लम थी कि क्योंकि 300 क्वेश्चन मैंने तो अपने टाइम पे मैरो के ग्रैंड टेस्ट दिए थे और मैंने 9 ग्रैंड टेस्ट दिए थे, लेकिन मुझे ये लगता है इतना ग्रैंड टेस्ट देना फिर उनको रिव्यू करना भी टाइम वेस्टिंग है। तो 1 या 2 इस टाइम पे तो सिर्फ 2 ग्रैंड टेस्ट मुझे लगता है ना। हाँ, अगर आप लास्ट मंथ में हैं और आपने GTs अब तक नहीं दिए तो 2-3 GTs काफी, मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, बिकॉज उससे अच्छा है आप PYQ सॉल्व कर लो, PYT सॉल्व कर लो, दैट विल बी मोर क्लोज टू द रियलिटी। अच्छा, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं
अभी जो हमारे पास 1 मंथ है, 1 मंथ या फिर 25 डेज समथिंग, उसके लिए मतलब हमें इन 20 डेज में क्या करना चाहिए जो हम लास्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो पाए, क्योंकि लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी पूरी जर्नी के लिए। तो इस वाले पीरियड में अपने लास्ट वीक में आपको क्या छोड़ना है, सबसे पहले वो डिसाइड कर लीजिए। फिर बाकी के 15 डेज में क्या करना है वो डिसाइड कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्या छोड़ना है लास्ट वीक के लिए, तो जो बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जा रहे हैं, आप भूल जा रहे हो, वो वाले सब्जेक्ट्स लास्ट वीक के लिए छोड़ना बेटर रहेगा। ये मेरी भी स्ट्रेटेजी थी। फॉर एग्जांपल एनाटमी मैं कितना भी पढ़ लूँ पर मैं बार बार रिवीजन मांगती है, मैं भूल जाता था, ब्लड सप्लाई भूल जाता था, मसल्स भूल जाता था और ये सब आर्टरीज भूल जाता था। तो मैंने उसको छोड़ा हुआ था कि इसको तो मैं लास्ट वीक में एग्जाम से थोड़ा पहले एक दिन शेड्यूल रखूंगा। बायोकेमिस्ट्री का सेम, मैं भूल जाता हूँ, मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो उसको मैंने लास्ट वीक के लिए रखा। इसके अलावा मैंने मेडिसिन, सर्जरी, ओबीगाइनी, पीएसएम, बिकॉज ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने इनको भी लास्ट वीक में रखा। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैंने परफेक्ट किया इन 15 दिनों में। हालांकि मैंने इन 15 दिनों में ही मेडिसिन, सर्जरी, ओबीगाइनी भी रखा एक बार, पीएसएम भी रखा, बिकॉज उनको तो आप जितना ज्यादा पढ़ लो वो बेटर है, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट्स आपको या तो पास करा सकते हैं या फेल। दीज 4 सब्जेक्ट्स आर द जेम। जी बिल्कुल। और इनसे मुझे ये लगता है कि करना है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए हैं तो 150 तो आराम से आ जाने हैं उसके। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली। अगर तो आराम से ये 4 सब्जेक्ट आपके परफेक्ट हैं और 10-20 आपके तुक्के से ठीक हो जाते हैं, तो पेपर पास ऑलरेडी फर्स्ट वीक में। अब 15 दिन को इसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए। बिल्कुल। और ये चीज हमने इसलिए बोली कि आप इन 5 सब्जेक्ट से भी पास कर सकते हैं, कि वो लोग जो अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हैं और वो उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो आपके हाथ में ये 5 सब्जेक्ट अगर है ना, तो आप बहुत अच्छे से 150 तक क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, इट्स ऑल अबाउट 150 मार्क्स। आपको सोचना ही नहीं है कि आपको 200 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एटलीस्ट आप इतना सोच लें कि 150 मार्क्स आप ला पाएंगे। 120 मार्क्स से लेके 150 मार्क्स तक तो ये 4 सब्जेक्ट ही दिलाते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट से आप डेफिनेटली याद रख पाओगे कुछ ना कुछ। बाकी पीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल पीडिया एफएमटी है, उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आने हैं, सब लोग लगा लेते हैं, तो दे डू नॉट नीड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट किसको चाहिए? या तो वो सब्जेक्ट बहुत वोलेटाइल है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, जो हम कितना भी पढ़ने पर भूल ही जा रहे हैं, या फिर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं सब्जेक्ट वो। सही है। तो लास्ट में बस ये बताइए कि आप सारे एफएमजीज को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको हेल्प कर सके। सो लास्ट मंथ में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, मैं उसी के रिगार्डिंग एडवाइस दे सकता हूँ कि लास्ट मंथ में इतना सब पढ़ने के बाद, इतना एनालिसिस करने के बाद, इतना में कॉन्फिडेंस इधर उधर जाने लग जाता है, बिकॉज लगता है कि यार ये टॉपिक भी मैंने मिस आउट कर दिया, ये टॉपिक भी मिस आउट कर दिया, नई चीजें आने लग जाती हैं, लोगों के सजेशंस कहीं कहीं लगते हैं कि यार मैंने उसका फॉलो क्यों नहीं किया, उसका फॉलो क्यों नहीं किया। तो द गोल्डन एडवाइस इज stay focused on what you have been studying for these last 5 months, 6 months. Stay focused on that. No need to go here and there. No need to listen to other people's advice, because अब वहां गए तो वो आपको फेल करा देगा। अब अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट की लास्ट मंथ में, तो दैट विल फेल यू 100%। फिर वो जो एक फोबिया आता है कि यार मैंने और सब टॉपिक्स मिस कर दिए, ये नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक है। आई विल से कि अगर वो टॉपिक आपको 5 मिनट में हो जाता है तो ठीक है, जल्दी 5 मिनट में करके खत्म करिए और फिर अपना रेगुलर पढ़िए। अगर नहीं होता है, दैट इज टाइम टेकिंग, आपको एक अलग दिन चाहिए उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, तो आई थिंक दैट्स अ टाइम वेस्ट। नए टॉपिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो पढ़ लिया था आप उसको परफेक्ट करिए, बिकॉज नए टॉपिक्स में एवरेज होने से अच्छा है कि जो टॉपिक्स कर रखे हैं उनमें एक्सेल करना। बिल्कुल। और मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज की तरफ मत जाइए। जो अभी तक आपने किया है बस वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको वही बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। बस इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाए ताकि हम अपने मार्क्स बढ़ा सकें। 150, 175 भी अगर मार्क्स आते हैं, ठीक है, इतना जो आपने किया इससे आराम से आ सकते हैं।
तो यही था आज का वीडियो, और इट वाज वेरी नाइस टू टॉक यू डॉक्टर शैलेंद्र। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, फिर से देखते हैं कभी पॉडकास्ट कुछ हो सके आपको, और अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे टॉपिक पर हम दे सकें। Thank you, Dheeraj, and stay confident, stay positive this time, and we'll come up with more videos based on the exam day strategy. बिल्कुल बिल्कुल।